नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। चुनाव से पहले कांग्रेस ने जीत का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और आज कांग्रेस का ये प्लान उसके मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र के तौर पर हमारे सामने आया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को एक अनूठा नाम दिया है। इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र का नाम है न्याय पत्र। जी हां, आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म की और इस बार जब पिछले बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उसमें कोई उन्होंने न्याय शब्द नहीं जोड़ा था। हालांकि बातें उसमें भी आम आदमी से जुड़े लोगों के न्याय की ही थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जब यात्रा की पूर्वोत्तर यानी मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो उनकी यात्रा थी उसमें राहुल गांधी ने न्याय शब्द को खास तौर पर जोड़ा और इसमें उनका मकसद था कि देश के जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, मोदी सरकार में 10 सालों में लोगों ने जिस अन्याय की पीड़ा को सहा है, उस अन्याय को दूर कर न्याय का माहौल तैयार करना, ये राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य था। और आज जब कांग्रेस ने न्याय पत्र यानी अपना घोषणा पत्र जारी किया है तो उसमें ये साफ तौर पर नजर आया कि कांग्रेस का भावी प्लान क्या है उसकी रणनीति, किस तरह वो चुनाव में जीतकर अगर वो जीतती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर किस तरह देश में न्याय की स्थापना होगी, इसका आज एक खाका जो है, एक रोड मैप कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिखाया। आज इस घोषणा पत्र में और क्या-क्या खास बातें रही, किस तरह उसके नेताओं ने इस घोषणा पत्र का विश्लेषण किया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। खरी खरी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज हमने देखा अमलेंदु जी कि आज कांग्रेस ने अपना बहुचर्चित न्याय पत्र जारी किया। बहुचर्चित इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, हम वो सारी बातें सुनते आए जो आज इस घोषणा पत्र में हमको देखने मिली। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इस तरह के न्याय की सारी बातें जो हैं आज इस घोषणा पत्र में देखने मिली। 5 न्याय पर आधारित 25 गारंटियां आज कांग्रेस ने लोगों को दी हैं और जनता को एक सुनहरे भविष्य का, कि सचमुच अगर सारे लोग जो आम जनता है, भारत की 140 करोड़ लोग जो हैं, जिसमें अमीर, गरीब, पिछड़ी जाति, उच्च जाति, गरीब, श्रमिक, मजदूर, किसान, महिलाएं, युवा, बेरोजगार युवा, हर तरह के लोगों के लिए कांग्रेस ने कुछ न कुछ पेश किया है। उसने बताया है कि किस तरह हम आपके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और कैसे इस देश को आगे बढ़ाने में हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आज कांग्रेस के घोषणा पत्र में आज हमें यही सब देखने मिला। अमलेंदु जी, जिन 5 गारंटियों की बात की है, गारंटी शब्द पे पहले हम आना चाहते हैं अमलेंदु जी। कर्नाटक चुनाव, हिमाचल चुनाव, इन चुनावों में हमने देखा कि राहुल गांधी ने जिस तरह गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद मोदी जी ने इस गारंटी शब्द को लपक लिया और उसके बाद उन्होंने मोदी की गारंटी बोल बोलकर इतनी सारी बातें देश में की जिस पर खूब मजाक भी उड़ा और राहुल गांधी ने बार बार इन गारंटियों को खोखला भी बताया और उसके बरक्स अपनी गारंटियां सामने रखी और ये बताया कि किस तरह वो लोगों का, अगर कांग्रेस को लोग जिताते हैं, अगर इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं तो कैसे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी देश की विकास प्रक्रिया में। आज इस घोषणा पत्र में श्रमिक न्याय, नारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय, महिला, युवा न्याय, इन तमाम 5 न्यायों की बात की है और उस पर राहुल गांधी का एक महत्वपूर्ण बयान ये रहा कि बीजेपी जो है वो 2% लोगों के लिए काम करती है, जबकि कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है वो 98% लोग, यानी जो देश की आम जनता, जो जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कांग्रेस काम करती है। ये आज राहुल गांधी का जो उद्बोधन था उसमें उन्होंने ये बात कही। राहुल गांधी का हम ये पहले बयान सुनते हैं कि किस तरह वो इस चुनाव को देख रहे हैं और क्यों आज का ये घोषणा पत्र, राहुल गांधी ने जो बताया कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र क्यों है खास और क्यों इस बार के चुनाव में बिल्कुल आर पार है। राहुल गांधी की ये बात सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो चिदंबरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है।
लोकतंत्र पर हमला करने वाले और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले। अमलेंदु जी, दो शक्तियों के बीच का चुनाव है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसमें जिन 5 न्याय की बात की गई है, नारी, श्रमिक, किसान, युवा और हिस्सेदारी, ये 5 न्याय जो खास तौर पर कांग्रेस ने बताए हैं और इनके तहत जो अलग अलग गारंटियां दी हैं, इसमें एक गारंटी ये सामने आई है अमलेंदु जी, जातिगत आधारित जनगणना। उसके साथ ही आरक्षण की बात कांग्रेस ने कही है। इसके अलावा युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है और महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था। उसके साथ ही उन्होंने समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, इसकी बात कही गई है। न्यायिक आयोग की बात की गई है, मनरेगा की बात कही गई है। मतलब ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनसे आम जनता का जीवन एकदम बदल सकता है, ये आज कांग्रेस ने बताया है। आप इस घोषणा पत्र को किस तरह देखते हैं और क्या ये सामाजिक आर्थिक न्याय की बात और राजनीतिक न्याय की बात, ये तमाम जो बात की गई है आज, क्या ये देश में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगी, एक बड़ा बदलाव लाएगी? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अहम बात ये कही कि ये केवल न्याय पत्र नहीं है, राजनीतिक इतिहास में ये न्याय के एक दस्तावेज के तौर पर याद रखा जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे की है। अमलेंदु जी, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए सर्वमित्रा जी, आज जिस तरीके से कांग्रेस का यह घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसमें बहुत सी बातें तो जो घोषणा पत्र में हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी घोषणाएं पहले से करते रहे कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। और जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में जाकर के अपना ड्राफ्ट सौंपा था, उस समय भी बहुत सी चीज़ें आ गई थी और ये समझा जा सकता था कि इस ड्राफ्ट में इसका कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होगा उसमें क्या क्या होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी 2 यात्राएं निकाली, पहली भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इन दोनों यात्राओं के बीच में राहुल गांधी ने समाज के विभिन्न तबकों के साथ जाकर के जिस तरीके से बात की और उनकी समस्याएं समझी, वो जो समस्याएं राहुल गांधी समझ के आए, उन सारी समस्याओं का एक तरीके से समावेश इस घोषणा पत्र में किया गया है। और ये प्रयास किया गया है कि जो चीज़ें राहुल गांधी ने समझी हैं जनता के बीच जाकर के, जो समस्याएं समझी हैं, उन समस्याओं का कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान कर सकती है, उस दिशा में क्या काम कर सकती है, ये इसमें पेश किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है सर्वमित्रा जी कि सिर्फ वादों की झड़ी नहीं है, बल्कि ये है कि हमने चीज़ें समझी हैं और हम अगर सरकार में आते हैं तो हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बात एक तरह से कही गई है। आपको याद होगा कि जब क्वेश्चन का समय आया तो उस समय पूछा गया कि भाई आप, एक पत्रकार ने पूछा कि आप गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी भी अपनी गारंटी दे रहे हैं, तो क्या ये कांग्रेस की गारंटी की, मोदी की गारंटी के साथ लड़ाई है 2024 का लोकसभा चुनाव? तो चिदम्बरम ने, जो पी चिदम्बरम बैठे हुए थे, उन्होंने उसका क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मोदी जी की गारंटी जो है वो फर्जी गारंटियां हैं, वो केवल एक गारंटी दे रहे हैं कि मोदी जी तीसरे टर्म में आएंगे, जबकि कांग्रेस की गारंटी जो दे रही है ये कंक्रीट गारंटीज़ हैं। फिर उन्होंने सवाल किया कि भाई आपकी उस गारंटी का क्या हुआ कि 2 करोड़ रोजगार आपने हर साल देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए के खाते में आने का वादा किया था, उस गारंटी का क्या हुआ? आपने कहा था काला धन लेके आएंगे, उस गारंटी का क्या हुआ? यानी जिन वादों को लेकर के, जिन गारंटियों को देकर के मोदी जी आए थे 2014 में सत्ता में, उन सारी गारंटियों के ऊपर कांग्रेस ने एक तरीके से सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लगता है कि इन सवालों के कोई जवाब नहीं है कि 2014 में मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, उन गारंटीज़ का क्या हुआ और वो गारंटी आज किस स्थिति में। तो क्या मोदी जी की गारंटी, ठीक है मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी की गारंटी कौन देगा? ये संकट जो देश के सामने खड़ा हुआ है, और विपक्ष खासतौर से इंडिया गठबंधन इन्हीं बातों को लेकर के जा रहा है कि मोदी जी तो बहुत सी गारंटी देते हैं, लेकिन मोदी जी की गारंटी है वो किसके पास है, मोदी जी की गारंटी कौन देगा? तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो विश्वास का संकट एक भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हुआ है, वो इसलिए खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से पिछले 10 साल की कार्यगुजारियाँ रही हैं, उनके आधार पर अविश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में पैदा हुआ है। और लोग अब जो है सवाल करने लगे हैं, जो सवाल आज कांग्रेस ने पूछे या पी चिदम्बरम ने पूछे, वही सवाल आम जनता जो है, अगर आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी रिक्शे पे बैठ करके जाइए, किसी बस में बैठ के जाइए, किसी चाय के फल पे बैठिए, तो लोग अब यही सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे उन वादों का आखिर हुआ क्या? अब आप नए वादे लेकर के आ रहे, पहले पुराने वादे जो आपने किए थे उनका क्या हुआ, उसका जवाब चाहिए, उसके बाद नए वादों की कुछ बात होगी। दूसरा, कांग्रेस ने जिस तरीके से किया, एक सवाल ये भी पूछा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आपने ये सारे वादे किए हैं तो इसको कैसे पूरा किया जाए, इसमें भरोसा कैसे किया जाए? तो उसका भी जवाब ये आया कि हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, राज्य सरकारों ने जो काम किए हैं, हमने करके दिखाया है, इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हम ये करके दिखाएंगे आगे आके। यानी कि जो बातें इसमें की गई हैं वो सारी बातें प्रैक्टिकल हैं
और वो प्रैक्टिकल बातें जो की जा सकती हैं वो है, और कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं की है। कहीं नहीं कहा गया कि हम 2 करोड़ रोजगार जो हर साल देंगे, कहा गया कि जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं वो हम 30 लाख सरकारी नौकरियां खोलेंगे, उनको भरा जाएगा। जो कि अभी के डाटा जो है इस केंद्र सरकार के पास, जो 30 करोड़ नौकरियां खाली हैं केंद्रीय पूल में, ये इसी सरकार की में जो डाटा आया है उसके अनुसार है। तो वो पूरी की जाएगी, वो भरी जाएंगी, ये गारंटी जो है कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में दी है। यानी कहीं से कोई लंबी चौड़ी बात करने की बात नहीं की गई है कि आगे चल करके फिर ये सवाल ना उठा कि आपने तो ये वादा किया था और आपने ये गारंटी दी थी, उस गारंटी का क्या हुआ। यानी ये पूरा ध्यान रखा गया है कि जो बातें कही जाएं सरकार बनने पर उनको पूरा करने की स्थिति भी हो और उसका एक रोड मैप भी कांग्रेस के पास हो। तो पूरा रोड मैप सामने रख के कि जो हम वादा कर रहे हैं, जो हम गारंटियां दे रहे हैं, उनको हम सरकार में आने पर किस तरीके से लागू करेंगे, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। इसीलिए लगता है कि ये कांग्रेस का जीत का जो है एक बड़ा प्लान है कि हम जो कह रहे हैं उतना ही कह रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, या हम समझते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम इसको कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं। और जो हम वादा कर रहे हैं वो समाज के तमाम वर्गों से बात करके, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जो है वो सिर्फ 2% लोगों की बात करते हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो 98% जनता की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर आप पूरे इस घोषणा पत्र को पढ़िए तो साफ दिखाई पड़ता है कि समाज के हर वर्ग की इसमें बात की गई है, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे दलितों की हो, अल्पसंख्यकों की हो, सबके मुद्दों को इसमें छुआ गया है और तमाम समस्याएं समझ करके तब इन पे बातें की गई। समिता जी बिल्कुल अमलेंदु जी, बहुत अरसे बाद ऐसा लग रहा है कि एक जमीन से जुड़ी बातें करने वाली कोई चीज जो है वो कोई घोषणा पत्र सामने आया है, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने लगातार यही देखा है कि लोगों को जो लुभाएं, ऐसा क्योंकि उसके लिए एक टर्म भी चल पड़ा है कि लोक लुभावन वादे, यानी लोगों को जो अच्छे लगे वो बातें कर लेना, लेकिन उन वादों का क्या होता है इस पर कोई बात नहीं होती और फिर बाद में यही कहते हैं कि 5 साल तो सब भूल जाते हैं, केवल चुनाव के वक्त इन्हें वादे याद आते हैं। और मोदी जी की तो कहनी क्या, उन्होंने तो ऐसे ऐसे वादे किए जिस पर आज अब वो वादे जो है वो जुमले, वादा जैसे एक अच्छा शब्द जो है वो जुमले जैसे हल्के शब्द का वो पर्याय बनकर रह गया है मोदी जी के कारण। लेकिन हमने देखा अमलेंदु जी, जो हम बात कर रहे हैं जमीन से जुड़े लोगों की, क्योंकि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं नहीं निकाली देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, बल्कि इस दौरान जब वो यात्रा पर नहीं होते थे तो राहुल गांधी देश के अलग अलग तबके के बीच भी जाते थे। किसानों के बीच राहुल गांधी गए, मजदूरों के बीच गए, कुलियों के बीच गए, बढ़ई लोगों के पास गए, महिलाओं से उन्होंने बातें की, ट्रक ड्राइवर्स के साथ वो बैठे, गिग वर्कर्स के साथ वो बैठे, स्टूडेंट्स के साथ बैठे। राहुल गांधी ने लगभग सभी लोगों के साथ जो देश में मायने रखते हैं, हर जनता के हर तबके के साथ उन्होंने बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। और कांग्रेस पे के जो बड़ा आरोप लगता रहा है, कांग्रेस के अभी बहुत से नेता जो छोड़ कर गए हैं उन लोगों ने भी ये हल्के ढंग से ये आरोप लगा दिया कि कांग्रेस का जमीन से कोई संपर्क नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को पता ही नहीं है कि जमीन पर हालात क्या हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह बार बार लोगों के बीच गए तो उसमें ये कहना तो मतलब बहुत गलत होगा कि उन्हें जमीन के हालात पता नहीं है। और आज कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है इसमें राहुल गांधी का कितना असर अमलेंदु जी आपको नजर आता है, क्योंकि जो जो बातें राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं में कही और लोगों से मिलकर उन्होंने जो वादे किए, चाहे वो लड़कियों से जब वो छात्राओं से बात करते हैं, या वो गिग वर्कर्स से जो बात करते हैं, या वो किसानों से जब बात करते हैं, या वो ओबीसी तबके के लोगों से जब बात करते हैं, तो जितनी बातें राहुल गांधी ने कही, क्या उनका असर, इन्हें राहुल गांधी का ही ज्यादा असर इस घोषणा पत्र में आपको भी नजर आता है? निश्चित तौर पर समिता जी, राहुल गांधी की यात्राओं का, राहुल गांधी ने जो इन यात्राओं के जरिए इस देश को समझा, उसका सारा अक्स इस घोषणा पत्र में साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो मुद्दे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान उठाए, जिन लोगों से बातें की उन्होंने, उसके बीच दोनों यात्राओं के बीच समाज के विभिन्न तबकों से बातचीत की, विदेश यात्राओं पर भी गए, वहाँ भी जो भारतीय थे उनसे उन्होंने बातचीत की, यहाँ के और जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं उनकी एक ही रोजगार और एक ही पेशे में होने पे दोनों के जीवन स्तर में क्या अंतर है, इसको भी राहुल गांधी ने अच्छे तरीके से समझा। जैसे यहाँ उन्होंने अंबाला तक यात्रा की, दिल्ली से एक ट्रक में बैठ करके, और अमेरिका गए तो अमेरिका में भी उन्होंने ट्रक में बैठ कर यात्रा की। तो उन्होंने देखा कि भारत में ट्रक की यात्रा जो है और भारत में ट्रक चालकों का क्या जीवन है
और विदेश में अमेरिका में एक जो विकसित देश है वहाँ अगर कोई भारतीय ड्राइवरी कर रहा है तो उसका वहाँ क्या जीवन स्तर है और दोनों की सुख सुविधाओं में क्या ज़मीन आसमान का अंतर है, ये राहुल गांधी ने अच्छी तरीके से समझा। और जब राहुल गांधी ने उस बात को कहा शर्मिष्ठा जी, तो उसके बाद आपको याद होगा कि जो नितिन गडकरी हैं परिवहन मंत्री, उनका फिर बयान भी आया कि 2025 से यहाँ भी जो है वो सारे ट्रक में AC केबिन लगाए जाएंगे। यानी कि राहुल गांधी ने जिन चीज़ों को समझा, उन चीज़ों को राहुल गांधी ने जब बताया कि ये चीज़ें हैं, तो उसको फिर ये सरकार भी बाध्य हुई कि उनको माने और जो था वो असर हुआ। इसी तरीके से कुलियों के बीच राहुल गांधी गए थे, कुलियों की जिन समस्याओं को लेकर के राहुल गांधी ने बातचीत की थी, उसके बाद फिर आया अभी थोड़े दिन पहले, मुझे लगता है हफ्ता भर हुआ होगा, कि कुलियों के जो है रेट्स वो बढ़ाए गए हैं और कुलियों की समस्याएं जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो राहुल गांधी समझ के आए वो सारा इसमें है। महिलाओं की समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी का कहा गया है कि नौकरी, सरकारी नौकरियाँ जो है उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ये 50% महिलाओं को आरक्षण शर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी घोषणा है। और ये उस घोषणा से बिल्कुल अलग है जो कहा गया कि सब 33% आरक्षण दिया जाएगा विधायिका में, और वो 2029 में जो जब हो जाएगी जनगणना उसके बाद दिया जाएगा, और 2034 के चुनाव में वो, यानी अभी कहीं कुछ है नहीं। और जो कहावत है कि सूतना कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, वो जो है आपने किया कि सब वो 33% आरक्षण दिया जाता है, और उस आरक्षण में किसको मिलेगा, क्या हुआ, इसकी कोई रूपरेखा आपके पास नहीं है। आपने संसद का विशेष सत्र बुला करके बस वो कानून पास कर दिया। लेकिन यहाँ जो बात कही गई है कि हम 50% आरक्षण देंगे, तो जो नौकरियाँ हैं उनमें 50% आरक्षण देने की बात की जा रही है, महिलाओं को दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जो SC के लिए आरक्षित है उसमें भी 50% होगा, जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है उसमें भी 50% होगा, यानी महिलाओं को 50% हिस्सेदारी मिलेगी। और शर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि कोई देश तभी तरक्की कर सकता है कि जब उस देश की महिलाएं जो हैं वो साधन संपन्न हो, वो आत्मनिर्भर हो। अगर किसी देश की महिलाएं साधन संपन्न और आत्मनिर्भर नहीं है तो वो देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तमाम विकसित राष्ट्रों की हम जिनकी बात करते हैं, आप देखिए वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है और भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो ये साफ समझा जा सकता है कि जो भी विकसित राष्ट्र हैं वहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, आर्थिक तौर पर निर्भर हैं, किसी के ऊपर उनकी कोई निर्भरता नहीं है। तो ये महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हों, खासतौर से आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर हों। और जब महिलाएं आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर होंगी तो देश भी बदलेगा, परिवार भी बदलेगा और समाज भी बदलेगा। और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है और समाज के अंदर जो अत्याचार है वो भी ज़बरदस्त तरीके से कम होंगे। तो और ये कम तभी हो सकते हैं जब महिला जो है अपने पैरों पर खड़ी हो। तो हम सिर्फ नारों में बात करते हुए आधी आबादी, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। ये मुझे लगता है कि बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है जिसकी आज इस घोषणा पत्र में घोषणा की गई है कि अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो महिलाओं को 50% की नौकरियों में दिया जाएगा। तो ये सारी प्लान है। दूसरा ये कि ये महिलाओं का जो मामला है शर्मिष्ठा जी, ये एक बड़ा कोर वोटर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सिर्फ एक तरीके से कहा जाए कि भावनात्मक दोहन किया है और महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं है, बल्कि महिलाओं पे अत्याचार इस सरकार में लगातार बढ़े हैं, पूरे देश में बढ़े हैं। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि एक बड़े वर्ग को कांग्रेस ने आज संबोधित किया है और महिलाएं इस चीज़ को अगर समझती हैं तो ये कांग्रेस की जीत का एक बड़ा प्लान दिखाई पड़ता है। शर्मिष्ठा जी, अमरेंदु जी, हमने देखा था कि कर्नाटक में इसी तरह महिलाओं के लिए जो कांग्रेस ने घोषणा की थी, युवाओं के लिए जो घोषणा की थी, उसका काफी लाभ कांग्रेस को मिला और बीजेपी को हराने में कांग्रेस को इसकी गारंटियों के कारण मदद मिली। और आज हम फिर वही चर्चा कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की जीत का बड़ा प्लान है, क्योंकि अब एक राज्य का चुनाव नहीं है बल्कि देश का चुनाव है, और जिसमें राहुल गांधी और बाकी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। आज सचिन पायलट ने भी एक बड़ी मार्के की बात कही है इस घोषणा पत्र पर। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा है, इसको सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो आज यहाँ हुआ है बड़ा शानदार हमारा मैनिफेस्टो है और मुझे लगता है कि जनता आज उम्मीद करती है कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प देने के लिए। हमारे मैनिफेस्टो में सब वो बातें कही हैं जो जनता चाहती है। किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, सबके लिए हम लोगों ने अपनी रोड मैप तैयार किया है। जनता उसको पसंद कर रही है और कल एक बहुत बड़ी जनसभा जयपुर में होने वाली है, उसमें लीडरशिप औपचारिक जो पब्लिक के बीच में जाकर मैनिफेस्टो को प्रेजेंट करेगी। लेकिन राहुल जी ने कहा ये मैनिफेस्टो 98% लोगों का है, भाजपा का मैनिफेस्टो 2% अडानी जैसे लोगों के लिए है। ये बिल्कुल ठीक है कि भाजपा की जो नीति है वो चंद लोगों तक सीमित है और कुछ पूंजीपति, कुछ ताकतवर लोगों के पर सीमित रहती है। हमारी जो मैनिफेस्टो है वो तमाम आमजन, किसान, नौजवान और आम व्यक्ति को लेकर हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया। प्रोडिक्शन करते नहीं है, लेकिन राजस्थान में कितनी सीटें जीतेगी? बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे राजस्थान में और इस बार जनता बदलाव चाहती है और मुझे लगता है कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन तमाम राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा।
सचिन पायलट को उम्मीद है कि तमाम राज्यों में, केवल राजस्थान ही नहीं बाकी सभी राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहेगा, ये सचिन पायलट कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। और आज उन्होंने इस मैनिफेस्टो पर ये कहा कि ये 2% लोगों के लिए नहीं, ये 98% लोगों का है और एक बड़ा बदलाव लाने वाला मैनिफेस्टो है। इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। अमलेंदु जी, जिस जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कहते रहे हैं और जो हिस्सेदारी न्याय है, इसमें भी यही बात कही गई है। यहाँ पर आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस ने घोषणा की है, उसके लिए भी कांग्रेस अब तैयार है, उसने ये बता दिया है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने किसानों के लिए भी बड़ी जो बातें कही हैं और हमने देखा है कि किसान आंदोलन जब हुआ और उसमें मोदी को झुकना पड़ा, उनकी तपस्या में उन्हें कमी आखिरकार नजर आई और किसान कृषि कानून जो 3 लाए गए थे उसे वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। हालांकि एमएसपी पर अब तक बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस एमएसपी पर वादा कर रही है। राहुल गांधी अपनी रैलियों में ये बात बोलते आए हैं और आज घोषणा पत्र में बाकायदा इस बात का जिक्र है। किसान का मुद्दा कितना बड़ा इस बार साबित होगा, क्योंकि इस बीच हमने देखा है कि जो एनडीए में चले गए हैं जयंत चौधरी, जो खुद को बड़ा किसान नेता मानते हैं, और बीजेपी ने उनको चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाया ताकि वो उत्तर प्रदेश में अपना थोड़ा और मजबूत हो सके। लेकिन क्या ये एमएसपी का जो वादा है और किसानों से जो की गई कर्ज माफी वगैरह की जो बातें हैं, कर्ज माफी का क्योंकि पहले असर हम छत्तीसगढ़ वगैरह में देख चुके हैं कि वहां पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, इस बार ये क्या पूरे देश भर में इस घोषणा का, इस वादे का बड़ा असर दिखाई देगा अमलेंदु जी? देखिए, समझ दिखाई पड़ना चाहिए निश्चित तौर पर इस वायदे का। हालांकि किसान भी जो है वो जातियों में और धर्म में, इन सब में बटा रहता है। किसान एक वर्ग के तौर पे अभी कोई वोट बैंक बना नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों किसान आंदोलन चला और अभी भी जो किसान आंदोलन चला, उसको जिस तरीके से सरकार ने दमन किया, तो अब वो किसान भी एक वर्ग के तौर पे बन रहा है और इसके लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है कि उसने किसान को भी एक वर्ग के तौर पे बना दिया। यानी जो किसान अभी तक जातियों में और धर्म में बटा होता था, अब वो किसान खुद को किसान समझ करके एकजुट हो रहा है। वो अपनी बातें कह रहा है और कह रहा है कि अगर किसानों की बातें जो करेगा हम उसके साथ जाएंगे, और किसान अपनी बातें रख भी रहा है। तो ये एक बड़ी, मुझे लगता है कि परिवर्तन जो है वो आया है कि जो किसान जो है वो किसान के तौर पर अपने को देख रहा है। अब वो जाति और धर्म के वोटर के तौर पर खुद को नहीं देख करके किसान के तौर पर देख रहा है। निश्चित तौर पे जब किसानों की बात की जा रही है तो किसान अगर अपने को एक किसान के तौर पे देख रहा है और उस अपनी समस्याएं हल करना चाहता है, तो वो देख रहा है कि जाति और धर्म की बातें करके उसकी समस्याएं हल नहीं होती हैं, उसकी दुश्वारियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। किस तरीके से हमने देखा कि छोटी जोत के किसान जो हैं वो लगातार खेती छोड़ते चले जा रहे हैं, शहरों में आकर के मजदूर बनते चले जा रहे हैं और उनकी ज़मीनों का किस तरीके से नुकसान हो रहा है, ये हमने पिछले दिनों अच्छे तरीके से देखा है। इसमें जो एमएसपी की गारंटी दी गई है कि कई फसलों पे एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, सर मित्तल जी, मुझे लगता है ये बड़ा है एक घोषणा है और निश्चित तौर पे ये एक ऐसी घोषणा है जिसके लिए किसान लंबे समय से संघर्षरत है। और जब किसान आंदोलन चला था और प्रधानमंत्री को सुबह एहसास हुआ कि उनकी तपस्या में कमी रह गई थी और उन्होंने वो 3 काले कानून जो थे कृषि कानून वो वापस दिए थे, तब उन्होंने वादा किया था कि वो एमएसपी पे इसके लिए कानून बनवाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी भी बनी, उस कमेटी की अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कोई बैठक हुई कि नहीं हुई। वो कमेटी जो थी उस पर कहाँ तक आगे बढ़ी जा करके, और भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी के ऊपर बात करना भी बंद कर दिया। अभी जो पिछले दिनों किसान आंदोलन चला, पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने जब उसकी कॉल की, जिस तरीके से उस किसान आंदोलन को कुचला गया, जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने उसको कुचला, और उसके बाद जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, उनके जिस तरीके के बयानात आए कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, तो बात तो वही आप 2 साल पहले से कर रहे थे, बात तो आप तब भी कर सकते थे। बात करने क्या था, अगर आपको कानून बनाने हैं और जिस मसले पर आपको कानून बनाने होते हैं उस पर आपको बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जब 3 काले कृषि कानून लेकर के आए थे तब आपने किससे बातचीत की थी? जाहिर सी बात है कि आपने उस समय किसानों से बातचीत नहीं की थी। तो अब अगर एमएसपी पे भी कानून बनाना है तो आप बात किससे करना चाहते हैं? अगर आपको कानून बनाना था आप कानून बना देते। आपने तमाम कानून बनाए हैं, तो अगर आपकी इच्छा थी और आप ईमानदार थे अगर किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए, तो आपको कानून बना देना चाहिए था। आपने तमाम कानून जो है पिछले दरवाजे से संसद में जाकर के पास करवा लिए। तमाम जो बिल थे वो आपने मनी बिल के रूप में आपने पास करा लिए, मतलब बीच का रास्ता आपने निकाल लिया। तो ये आप जब ये सब कर सकते थे, तो अगर आप चाहते तो आप किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते थे। लेकिन जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, असल में समस्या सर मित्तल जी सरकार के साथ यही है कि ये सरकार ऊपर के 2% ऐसे लोग जो अरबपति और खरबपति हैं और जिनको राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी जी के मित्र हैं और प्रधानमंत्री के मित्र हैं या भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, उनके हित में ही ये सरकार चूँकि काम करती है और इसकी सारी नीतियाँ उन्हीं के हित में बनती हैं। ये इसलिए बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। और आज कांग्रेस के घोषणा पत्र के
जब बात की गई तो राहुल गांधी ने जो कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो 98% लोगों के लिए है और अडानी जैसे 2% लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा हम उसमें भी देखेंगे कि उसमें क्या बातें की गई हैं, क्या नहीं की गई हैं। हालांकि घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पिछला घोषणा पत्र जो जारी किया था उस पर उसने कितना अमल किया आज तक ये मालूम नहीं पड़ा, और मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री को भी याद है कि नहीं याद है कि 2014 में उनका क्या घोषणा पत्र था और 2019 में उनका क्या घोषणा पत्र था, उस पर कितनी कार्रवाई हुई, ये उनको भी नहीं मालूम होगा और नड्डा जी को भी नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर वो जारी करते तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या वायदे किए हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया शर्मिष्ठा जी, ये निश्चित तौर पे वो जो अपनी राज्य सरकारों में जिनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है जिन योजनाओं को, उन योजनाओं को पूरे देश के पैमाने पे लागू करने की एक तो उन्होंने बातें की हैं, दूसरा समस्याओं को उन्होंने समझा है, जनता की समस्याओं को समझा है, समस्याओं को समझ करके फिर इसमें बातें की गई हैं। गिग वर्कर्स की जैसे इसमें घोषणा पत्र में बात की गई है, तो राजस्थान की सरकार जो थी उसने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया। इसमें स्वास्थ्य बीमा की बात की गई है तो राजस्थान की सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कानून बनाया। अभी तेलंगाना की सरकार ने भी वहाँ स्वास्थ्य बीमा लागू किया है। महिलाओं के लिए जो बातें की गई हैं, तेलंगाना की सरकार ने, कर्नाटका की सरकार ने वहाँ लागू करके दिखाया कि जो योजनाएं थी वो किस तरह से लागू की महिलाओं के लिए। तो यानी कि जो कहा पी चिदम्बरम ने कि हमारी जो गारंटियां हैं वो कंक्रीट गारंटीज़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटीज़ जो है वो केवल एक गारंटी वो दे रहे हैं कि वो लौट करके आएंगे। फिर सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री की गारंटी कौन देगा, प्रधानमंत्री तो गारंटी बहुत सी दे रहे हैं। तो ये सब मिलाकर के इस तरह की चीज़ आई कि मुझे लगता है कि कांग्रेस की जीत का एक बड़ा प्लान जो है ये निश्चित तौर पर है और समाज के सभी वर्गों को इसके जरिए संबोधित करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल अमलेंदु जी, एक अरसे बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें समाज के सभी वर्ग किसी पार्टी के घोषणा पत्र में दिख रहे हैं, क्योंकि हर बार हर वर्ग के लिए घोषणाएं तो बहुत होती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। और मोदी अगर ये कह रहे हैं कि वो तीसरी बार भी आएंगे तो आकर वो करेंगे क्या, क्योंकि वो आने के बाद भी ये बात कहते हैं 2047 की और 2039 की, लेकिन आज की बात वो नहीं करते। और पिछले 10 सालों में चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, बहुत बुरे हालात देश में बन चुके हैं जिनसे लोग निराश हो रहे हैं। और ऐसे समय में कांग्रेस का ये घोषणा पत्र उम्मीद की एक नई लौ की तरह लग रहा है, जिसमें लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, अगर कांग्रेस आई तो वाकई हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि 10 सालों में मोदी ने कुछ नहीं किया। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इसको घोषणा पत्र के बाद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पिछले कार्यकाल की याद दिलाई, यूपीए सरकार की, उस समय हम लोगों ने कैसे काम किया था और कैसे उन तमाम बातों को बाद में खारिज कर दिया गया मोदी सरकार के आने के बाद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, इसको सुनते हैं। मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है सब चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया। और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। ये बात बाहर आ गई। इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। अमलेंदु जी, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे यूपीए सरकार के 10 सालों की याद दिला रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि सोनिया गांधी की पहल पर किस तरह मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये तमाम कानून पारित हुए
और इनसे आम जनता का भला हुआ, लोग इससे खुश हुए। लेकिन अमलेंदु जी, वहीं पर एक वर्ग भी था इंडिया में, भारत में, या फिर या कहें कि दुनिया में, जो इन कानूनों की वजह से थोड़ा उसे उलझन भी होने लगी। और ये बार बार कहा जा रहा है कि इन कानूनों की वजह से जो पूंजीपति वर्ग है उसको तकलीफ हो रही थी, और इसीलिए यूपीए सरकार को कहीं ना कहीं हटाकर एनडीए को लाया गया। मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनाई गई जो पूंजीपतियों की सरकार है। और 10 सालों में सूट बूट की सरकार बोले कि पूंजीपति मित्रों की सरकार बोले, नजर यही आ रहा है कि 2-3 लोगों के पास सारी शक्ति इकट्ठा हो गई है और बाकी लोग जो है वो तरस रहे हैं अपने हक के लिए। ये 10 सालों का निचोड़ है मोदी सरकार के। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपीए सरकार के 10 सालों की याद दिला दी। और अब जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसमें फिर वही सारी बातें हैं जिनसे आम जनता का भला होना है। चाहे युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरी की बात करें, चाहे हम महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा की बात करें, उनके आर्थिक सुरक्षा की बात करें, मजदूरों की बात हो रही है, श्रमिकों की बात हो रही है, मतलब किसानों की बात हो रही है, यहाँ पर बेरोजगारों की बात हो रही है, ये पिछड़े जाति के लोगों की बात हो रही है, उनको आरक्षण देकर, और गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण देने की बात हो रही है। यानी हर तरीके से लोगों को सशक्त किया जाए, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। क्या एक बार फिर कांग्रेस जो है पूंजीवाद से या पूंजी तंत्र से, राजनीति में जो पूंजी तंत्र हावी हो चुका है, उससे दो हाथ करने के लिए तैयार हो रही है कांग्रेस? और क्या कांग्रेस के लिए इस बार चुनाव लड़ना ऐसे में आसान हो पाएगा? क्योंकि पिछले अनुभव तो यही बताते हैं कि पूंजीपतियों को कांग्रेस जो लॉबी थी वो कांग्रेस उसकी आंखों में खटक रही थी। इस बार क्या होगा? निश्चित तौर पर देखिए समिता जी, और जो पूंजीपतियों की लॉबी है उसको राहुल गांधी खटकना शुरू तभी हो गए थे जब भट्टा पारसौल का राहुल गांधी गए थे किसानों की समस्याओं को लेकर के। उसके बाद फिर जो नियामगिरी में आंदोलन हुआ था उसमें राहुल गांधी ने वहाँ जाकर के उस आंदोलन को समर्थन दिया था। लोगों को ये समझ में आ गया पूंजीपतियों को कि राहुल गांधी की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल पंडित नेहरू के जो समाजवाद का नीतियां थीं उनकी तरफ इनका झुकाव है, और ये उसी तरफ जो है कांग्रेस को ले जाएंगे। तो लोगों को समझ में आ गया कि अब राहुल गांधी की कांग्रेस जो होगी वो समाजवाद की तरफ झुकती हुई कांग्रेस होगी और प्रो पीपुल होगी, मतलब जनता की सरकार एक तरीके से इनकी होगी। और उसी दिन से राहुल गांधी के खिलाफ जो था एक ज़बरदस्त तरीके से प्रोपेगेंडा शुरू हुए और उसमें काफ़ी धन खर्च किया गया। स्वयं राहुल गांधी ने कहा था अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि मेरे ऊपर मेरी छवि खराब करने के लिए कई हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए। और इस बात को हम लोग भी लगातार अपनी डिबेट्स में कहते रहे कि राहुल गांधी की किस तरीके से छवि खराब करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से पैसा बहाया गया। उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं थी बल्कि पूंजीपतियों के एक बड़े दल, मतलब समूह जो था वो इसमें शामिल था। और आप देखिए आज किस तरीके से तमाम बड़े पूंजीपति जो हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये निश्चित तौर पर उनको सबको समझ में आ गया था। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो फाइनेंशियल मोनोपोली तैयार कर ली है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें की तो बहुत सी सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सामने आ गई और ये मालूम पड़ गया कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और किसको कितना पैसा दिया गया। ये सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं और नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। 400 पार की बात तो छोड़िए, 180 सीट नहीं आ रही है। ये आज राहुल गांधी से घोषणा, ये राहुल गांधी ने जो कहा है इसको हम सुन लेते हैं ताकि हमारे दर्शक भी जान ले कि क्या कहा राहुल गांधी ने असल में। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया जी अमलेंदु जी, आप यही बात बता रहे थे कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो खुद
अपनी चार्जशीट जैसे सौंप दी है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है और अब उन्हें लग रहा है कि वो 400 पार का तो वो नंबर अलग है, लेकिन वो 180 140 भी उसके पार भी जा पाएंगे कि नहीं। और इसीलिए वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को, दूसरे बड़े तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ कांग्रेस के तमाम राज्यों से नेताओं को वो किसी भी तरह अपने साथ लेना चाह रहे हैं। आप अपनी बात जारी रखिए अमरेंदु जी, आप इस बारे में क्या बता रहे थे? जी, मैं ये बता रहा था कि राहुल गांधी जिस तरीके से बातें की, किस तरीके से फाइनेंशियल मोनोपोली कर ली गई है, और आपने भी जिस तरीके से बात बताया तो कि किस तरीके से पूंजीपति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सब खड़े हुए। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि तमाम बड़े पूंजीपति जो जिनको फायदे हुए वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, बाकी एक्सटॉर्शन भी किया गया तो वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जिस तरीके से एक कहा जाए आर्थिक साम्राज्य भारतीय जनता पार्टी ने अपना खड़ा किया और विपक्षी दलों की कमर तोड़ने का जिस तरीके से काम किया, तो उससे ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। और राहुल गांधी ने आज स्पष्ट तौर पे कहा, दूसरा उनसे जब आखिर में एक सवाल किया गया, चलते चलते ये कहा गया कि भाई ये चुनाव कैसा है, और बात कर रहे हैं 400 पार की, ये इस तरह के सवाल किए गए, तो राहुल गांधी ने बड़ा कहा कि आप मीडिया कुछ भी कहता रहे, 2004 में भी आपने इसी तरीके की बातें की थी, यानी मीडिया ने, और इंडिया शाइनिंग, और उस समय परिणाम क्या आए थे, अब कहा गया वो इंडिया शाइनिंग। आज भी जो है मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ कि जो मैं घोषणा कोई कर दूँ, भविष्यवाणी कर दूँ, लेकिन ये चुनाव काफ़ी क्लोज है, हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी ने आखिर में घोषणा की कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और ये कहना कि 180 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं पा रही है, पहले ये कहना और बाद में ये कहना कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये मुझे शर्मिता जी लगता है कि ये कॉन्फिडेंस जो राहुल गांधी के अंदर आया है, ये कॉन्फिडेंस साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी ने इसी तरीके का कॉन्फिडेंस जब विधानसभा के राज्यों के चुनाव हुए थे उस समय व्यक्त किया था, तो वो बातें निकली थी सच की, हाँ वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। आज भी वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर इस तरीके का आया है, ये कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर जो 2 भारत जोड़ो यात्राएं निकली हैं उनके जरिए आया है, क्योंकि जनता से उन्होंने बात की है, जनता की नब्ज उन्होंने समझी है और जनता का मन उन्होंने पढ़ा है, जनता के मन की बात उन्होंने सुनी है। इससे ये कॉन्फिडेंस निकल करके आया है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, कोई भविष्यवाणी कर दूँ, यानी कि कोई भी बड़ी क्लेम करने से राहुल गांधी बच रहे हैं, कोई भी ऐसा क्लेम कि उसको बाद में जस्टिफाई नहीं किया जा सके, कोई भी फर्जी बात करने से बच रहे हैं। जो भी कह रहे हैं सच्चे मन से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, दूसरों की मन की बात सुनकर कह रहे हैं, अपनी कोई मनमौजी बात नहीं कह रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो यही कांग्रेस की जीत का एक बड़ा प्लान है। और जब नेता आश्वस्त होता है अपनी जीत के प्रति, तो उसका कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है और कार्यकर्ता भी आश्वस्त होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, ऐसा कि नहीं है, लेकिन उनकी जीत का जो उनका जो आश्वस्ति है शर्मिष्ठा जी, वो मशीनों के जरिए आश्वस्ति है। प्रधानमंत्री का जनता से कोई जुड़ाव रहा नहीं है, खासतौर से पिछले 10 वर्षों में तो बुरी तरीके से जनता से कट चुके हैं। तो जो भी बातें करते हैं वो मन की बातें करते हैं, जनता की बात तो सुनते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो जनता के मन की बातें चूंकि राहुल गांधी ने सुनी है, तो इसलिए राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो जनता के मन की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं। इसलिए दोनों की एक तरीके से कॉन्फिडेंस में ये ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस जो है वो एजेंसियों के बल पे है, प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस एक तरीके से कहा जाए वो पूंजीपतियों के दम पे है, सरकार में बैठे हुए हैं उसके दम पे है। लेकिन राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे जनता की ताकत है। बिल्कुल अमरेंद्र जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में हिम्मत दिखाने की बात तो बहुत दूर की बात है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो मणिपुर नहीं जा पाए। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बहुत गंभीर बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश विदेश के कई दौरे किए लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारे नेता राहुल मणिपुर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा सकते? मुझे पता है मोदी मणिपुर जाने से डरते हैं, डरे हुए आदमी कभी देश नहीं चला सकते। ये एक बड़ा इल्जाम आज मल्लिकार्जुन खड़गे का नरेंद्र मोदी पर है कि वो डरे हुए हैं और डरे हुए आदमी देश नहीं चला सकते। 10 सालों में देश चला तो है, लेकिन वो किस तरह से चला है ये सभी ने देखा है और अब उसके बहुत सारे पहलू भी सामने आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें मोदी सरकार फिलहाल बहुत बुरी तरह घिरी हुई है। और जो राहुल गांधी ने कहा कि वो हमारे नेताओं को तोड़ रहे हैं, तो ये बात भी जाहिर है 2-3 दिनों में 2-3 लोग अभी चले गए और लगातार ये सिलसिला जारी है। लेकिन इधर जो कांग्रेस के जिन नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा है उनका कोई बहुत जनाधार नहीं है, 1-2 लोगों को छोड़कर। लेकिन बीजेपी के कई सिटिंग एमपी अमरेंदु जी आ चुके हैं कांग्रेस में, तो क्या ये पूरा माहौल बदलने की ओर इशारा कर रहा है? और जिस कॉन्फिडेंस जो राहुल गांधी में आज दिखा, बहुत संतुलित तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि मैं कोई
भविष्य वक्ता नहीं हूं, मतलब मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जीत के लिए वो आश्वस्त दिखे। और इसके साथ ही राहुल गांधी से सवाल ये भी हुआ था कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। पिछले बार सोनिया गांधी ने अपना चेहरा छुपाया था और मनमोहन सिंह जी का चेहरा पेश किया था, लेकिन इस बार पोस्टर पे आप हैं और खड़गे जी हैं। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि हम इंडिया गठबंधन में जब एक बार जीत हो जाएगी उसके बाद कोalition तय करेगा कि किसे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन पहला कदम जो है वो जीत का है। तो कांग्रेस के आज के घोषणा पत्र से और ये जो बातें अब जो बीजेपी पे अब जो इल्जाम लग रहे हैं, और बीजेपी जैसे कमजोर हो रही है, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वो कांग्रेस या बाकी दलों को तोड़ने में लगी हुई है। क्या इन हरकतों से बीजेपी वापस मजबूत हो पाएगी अमरेंदु जी, या फिर जनता के बीच अब वो बुरी तरह से फेल हो जाएगी? देखिए सर्वमित्रा जी, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे जनता के बीच जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ाने के लिए 543 उम्मीदवारों का भी टोटा है। भारतीय जनता पार्टी अपने भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में से 543 लोगों को तैयार नहीं कर सकी जिनको लोकसभा चुनाव लड़ा सके। बाहर से तमाम लोगों को लाकर के चुनाव लड़ाया जा रहा है। आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अब तक घोषित हो चुके हैं उनमें से कांग्रेस से आए हुए या दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। यानी कि एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सेकेंड लाइन की लीडरशिप या थर्ड लाइन की लीडरशिप का अभाव है, और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दलों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, वहाँ से लोगों को लेकर के आना पड़ रहा है। अगर 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे काम किए थे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत था, तो 543 लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन से निकल करके आने चाहिए थे, जो आकर के चुनाव लड़ते और प्रधानमंत्री की नीतियों के आधार पर, प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल के आधार पर और उन्होंने 10 साल में जो काम किए, और जैसा कि उनका दावा है कि देश बहुत बदल गया है, लोग आश्चर्य कर रहे हैं, आज ही कह रहे थे चुरू में कि लोग बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि देश में 10 सालों में कितना विकास हुआ है। तो अगर लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि देश में 10 सालों में कितना विकास हुआ है, अगर इतना ही विकास हुआ है, लोगों को आश्चर्य है, तो ये आश्चर्य लोगों को क्यों करना पड़ रहा है कि आपको 543 उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं? आधे से ज़्यादा आपको जो कांग्रेस से दूसरे दलों से लेकर के आने पड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी खोखली हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर चुके हैं। आरएसएस की भी अब वहाँ कोई पूछ नहीं रही है। आरएसएस का कार्यकर्ता भी अंदर से हताश और निराश है। जिन पन्ना प्रमुखों की बात की जाती है वो पन्ना प्रमुख भी एक तरीके से हताश और निराश समझे जा सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई कल तक तो जो थे, हम सुबह तक जो थे वो गालियाँ दे रहे थे नवीन जिंदल को कि ये कोयला घोटाले का आरोपी है, और शाम को आकर के वो पार्टी में शामिल हो जाता है और टिकट भी ले जाता है। पार्टी के कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख जो देखते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, इंतजार करते रह जाते हैं। ऐसे तमाम और सारे लोग हैं। अशोक चौहान जो है दोपहर में इस्तीफा देते हैं, अगले दिन सुबह मालूम पड़ता है ये पार्टी में शामिल हो गए और शाम को राज्यसभा में भी चले जाते हैं। तो ये जिस तरीके की सब चीज़ें होनी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को अच्छे तरीके से दिखा रही हैं, और ये समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी के तौर पे नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का संकट बड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे बहुत भारी हैं, एक अकेले भारतीय जनता पार्टी पे भारी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी हो गई है प्रधानमंत्री के सामने। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं सविता जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, मोदी जी का प्लान तो था कांग्रेस को खत्म करने का। कांग्रेस मुक्त भारत की बात उन्होंने कही थी 2014 में, और लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा कांग्रेस युक्त हो चुकी है। पुराने कांग्रेसी नेताओं से बीजेपी भरी पड़ी है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के पास अपने नेता अब नहीं रह गए हैं, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई सेकंड पंक्ति के लीडर वहां पर दिख नहीं रहे हैं। हर होर मोदी, मतलब वो जो हर हर मोदी घर घर मोदी वाले नारे जो बीजेपी लगा रही थी, अब ये नारा उस पर बहुत भारी पड़ चुका है। और बीजेपी के अब तक के घोषणा पत्रों में कश्मीर होता था, राम मंदिर हुआ करता था, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसके उद्घाटन का कोई लाभ इस समय बीजेपी को नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस को काउंटर करने के लिए अब बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दे रह नहीं गए हैं, जबकि कांग्रेस ने आज अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसे मुद्दों को वो लेकर आ गई है, 5 न्याय और 25 गारंटियां। कांग्रेस का ये जो दाव है ये बहुत बड़ा दाव है, क्योंकि इसमें कांग्रेस की जीत का पूरा प्लान छुपा हुआ है। कांग्रेस ने इसमें देश के हर वर्ग, हर उस तबके को कांग्रेस ने एड्रेस किया है जो कि हाशिए पर जा चुके हैं या जिन्हें धकेला जा चुका है मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में। तो कांग्रेस ने आज युवा न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन तमाम न्यायों की बात करके आज 25 तरह की गारंटियां दी हैं, बहुत सारी बातें कही हैं अपने घोषणा पत्र में। इन घोषणा पत्र के तमाम बिंदुओं पर आगे भी अभी चुनाव तक विश्लेषण होता रहेगा, और अब देखना यह होगा कि जनता इन घोषणाओं पर कितना यकीन करती है, कितना उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ पाती है, और क्या जो राहुल गांधी का दावा है कि हम अच्छी जीत की ओर बढ़ रहे हैं,
क्या राहुल गांधी का ये जो सोच है वो कितनी खरी उतरती है, ये अब हमको देखना होगा। तो आज इस चर्चा में अमलेंदु जी आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े रहे। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।